हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 हिंदी अंबर भाग 1 का जो चैप्टर है ब्रज की संध्या उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बच्चों, तो अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आपके नॉर्मल जो हिंदी होती है उसमें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जो ब्रज की जो संध्या जो कविता है उसके कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। ठीक है, ये जो सवाल है एग्जाम में बहुत ही कॉमन सवाल है कि ब्रज की संध्या के कवि कौन है या कवि का नाम बताइए। दूसरा सवाल यहाँ इससे ये भी आ सकता है, ब्रज की संध्या जो शीर्षक है, शीर्षक मतलब होता है टाइटल, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मीनिंग है? तो उसका ये मीनिंग है, जो ब्रज में जो समय शाम का जो समय होता था वो बहुत ही सुंदर होता था, तो उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। ठीक है, तो चलो अपन पैराग्राफ वाइज समझते हैं। आज की क्लास में मैं आपको 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप अच्छे से समझ जाए, फिर नेक्स्ट में बाकी के दो अलग अलग करवाऊंगी। ठीक है, तो दिवस का अवसान समीप था। तो वर्ड बाय वर्ड हम समझते हैं। जैसे से मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगी, हो सके तो प्लीज आप लिख लीजिए ताकि आप लोग भूले नहीं, क्योंकि अभी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप वापस पढ़ोगे तो आप फिर भूल जाओगे कि इसका मीनिंग क्या था। तो इसलिए बेटर है कि आप, जैसे मैंने साइड में लिखा है आप लोग को समझाने के लिए, तो आप भी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था। दिवस मतलब दिन, जो सुबह होती है, जो दिन होता है अपना, दिन रात जो होता है ना, जैसे दिन, तो दिन का जो अवसान, अवसान मतलब अंत, अवसान मतलब अंत, समीप मतलब पास, समीप मतलब पास। ठीक है, तो दिवस का अवसान समीप था, इसका वन लाइन अपना क्या मीनिंग हो गया? दिन का जो अंत था, जो सनसेट टाइम था, वो पास था, जो सनसेट होने वाला था, दिन जो है वो ढलने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो गगन मतलब तो मेरे हाल से बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। गगन मतलब होता है आसमान, आसमान। लोहित, लोहित मतलब क्या होता है? लोहित मतलब लोहा नहीं, लोहित मतलब लाल। बच्चों जब भी आप बाहर में सनसेट के टाइम देखोगे ना, तो आप देखना पूरा जो व्यू है वो लाल हो जाता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। कभी आप देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका सेकंड लाइन का मीनिंग क्या हो गया? जो आसमान था वो लाल हो चला था। क्यों लाल हो गया था? क्योंकि दिन का अंत होने वाला था, मतलब सनसेट होने वाला था। ठीक है, थर्ड लाइन है, तरु शिखा पर थी अब राजती। ठीक है, तरु, तरु मतलब क्या होता है? तरु मतलब होता है पेड़, शिखा मतलब पेड़ की जो चोटी होती है ना, जो ऊपर का जो पार्ट होता है, तो पेड़ की चोटी जो है पर थी अब राजती, पेड़ की चोटी पर अब क्या राजती? राजती मतलब होता है विराजमान, राजती मतलब क्या होता है? विराजमान, राजती मतलब विराजमान। ठीक है, तो पेड़ की चोटी पर विराजमान थी। क्या विराजमान थी? क्या विराजमान थी? जो लाल जो हो गया था पूरा वातावरण सनसेट के टाइम पे, जब सूरज ढल रहा था, उस वजह से जो पेड़ की चोटियां थी वो सब क्या हो गई थी? लाल हो गई थी। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, ये जो कमलिनी कुल वल्लभ, इसका मीनिंग यहाँ सूर्य को बोला गया। जो समूह के स्वामी जो सूर्य होता है, उसकी जो किरणें हैं, प्रभा मतलब क्या होता है? किरणें, प्रभा मतलब किरणें, प्रभा मतलब किरणें। जो सूरज की किरणें हैं वो जब पेड़ की चोटियों पे जो पड़ रही थी, तो पेड़ की चोटियों को पूरा वो लाल कर रही थी। तो पूरा जो पैराग्राफ है उसका अपना मीनिंग समझिए, क्या लिखा है इसने, क्या बोलना चाहते हैं कवि, कि जो दिन का अंत है, जो पास था, दिन जो है सनसेट होने वाला था, सारा आसमान लाल हो चला था, पेड़ की जो चोटियां थी वो भी लाल हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि सूरज की जो लाल किरणें हैं वो उस पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। विपिन बीज विहंगम वृंद का, विपिन मतलब क्या होता है? विपिन मतलब होता है जंगल, लिख लीजिएगा बच्चों मीनिंग। विपिन मतलब जंगल, बीज विहंगम, विहंगम मतलब पक्षी, चिड़िया, वृंद मतलब समूह, जो जंगल में पक्षियों का जो समूह है, कल निनाद विवर्धित था हुआ। कल निनाद मतलब जो मधुर ध्वनि है, चिड़िया जब सनसेट के टाइम जब वापस लौट रही होती है जंगलों से, तो उनकी जो मधुर ध्वनि थी वो पूरी आकाश में फैली हुई थी। विवर्धित मतलब बढ़ गई थी। ठीक है, ध्वनिमय विविधा विहगावली, ध्वनिमय मतलब जो चिड़ियाओं का कोलाहल था, चिड़चिड़ाहट था, वो अनेक प्रकार की थी। और जो चिड़ियां थी ना, जो पक्षियां, वो पंक्तियों में उड़ रही थी। ऐसे नहीं कि एक इधर उड़ रही है एक इधर उड़ रही है, वह एक समूह बनाकर पंक्ति भर उड़कर आसमान के बीचों बीच, देखिए, उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। नभ मंडल मध्य मतलब आकाश के बीचों बीच। जो पक्षियों का जो समूह है, वो पक्षियों का जो समूह है वो आकाश के बीच में कोलाहल चरचराहट करते हुए उड़ रहे थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो व्यू था ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने आज 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझ लेंगे ना, तो जब एग्जाम में क्या आता है, 4 लाइन दे देंगे आपको। दिवस था, अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित चला, चारों लिख के कृपया आशा स्पष्ट कीजिए। तो जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होगा ना, तो आप कुछ भी बना के भी लिख पाओगे अच्छे से। तो बच्चों अगर एग्जाम में आ जाए
सपोज ये 4 लाइन आई है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, आशा स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझ लोगे ना तो आप आराम से लिख लोगे। आपको पहले लिखना होगा ये प्रस्तुत जो पंक्तियां है हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 दिस राइटर का नाम लिखना है, ब्रज की संध्या शीर्षक का नाम लिखना है, से ली गई है। इसमें कवि जो ब्रज की जो संध्या होती है उसका वर्णन किया है, स्थल भाग जो होता है उसका वर्णन किया है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब दिन का अंत समाप्त होता है, गगन पूरा लाल हो जाता है, पेड़ की चोटियां पे लालिमा विराजमान हो जाती है, जो बहुत ही सूरज की किरणों की वजह से पेड़ की जो चोटियां पूरी लाल हो जाती है, उस वजह से जो वातावरण होता है बहुत ही रमणीय लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह आप लिख सकते हो। फिर विपिन बीच विहंगम वृत्त का कल निनाद विवृत था हुआ, ध्वनि में विविधा भेगावली उड मंडल मध्य थी। आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझ लोगे ना तो आप आराम से लिख दोगे कि जंगल में पक्षियां समूह बनाकर मधुर ध्वनि करती हुई, कलाहल चलाहल करती हुई पंक्तियों में आकाश के बीच उड़ रही थी, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, जो आसमान को बहुत ही सुशोभित कर रहा था। ठीक है बच्चों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।